सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम कर रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 2011 का पुराना पेपर। उसमें हमने पिछले वीडियो में 50 प्रश्नों को कर लिया था। आज हम करते हैं आगे की वीडियो। उम्मीद करती हूँ सेकंड ग्रेड के सभी साथी अपनी तैयारी में यथावत लगे होंगे और लगातार अपना जो है रिवीजन या जो भी आप पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस को एक साथ दोनों पेपरों को साथ लेकर समेटते हुए चल रहे होंगे। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। शुक्ल जी ने प्रतिभा किसे कहा है? तो अंतःकरण की जो उद्भावित क्रिया है उसे शुक्ल जी ने प्रतिभा कहा है। निम्नलिखित रचनाओं एवं रचनाकारों का सुमेलित विकल्प कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र अज्ञेय की नहीं है, दिनकर जी की है। असाध्य वीणा अज्ञेय की है, मोहन राकेश की नहीं है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की है। परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की रचना है। तो ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, सुमेलित विकल्प ये हो जाएगा। आगे के जो हमारे प्रश्न है वो शिक्षण विधियों से संबंधित। तो शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया था? तो इटली की जो मारिया मोंटेसरी हैं वो शास्त्रीय विधि की जनक मानी जाती हैं। कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि। शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। नियोजन, शिक्षण, उपयुक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है? तो आप सभी को पता है ये सूक्ष्म शिक्षण का जो है चक्र है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक एक परिविधि है जो अध्यापकों को प्रशिक्षित करने में सहयोग करती है। ये विचारधारा 1961 में अमेरिका में अस्तित्व में आई। विद्यार्थीगण अक्सर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए श्रुत लेखन का अभ्यास, यानी उनको सुनकर जो लिखें, अध्यापक बोले और उन्हीं शब्दों को वो लिखें, तो सुनकर लिखने का उनको अभ्यास करवाया जाना चाहिए। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन क्या है? तो बालक की प्रकृति के अनुकूल हम उससे विचार विनिमय उसी की जो मातृभाषा है उसमें कर सकते हैं। किसी भी राज्य या सरकार के राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है, तो निगमन प्रणाली का आपको पता है, ये पहले नियमों को बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिज्जे अक्षर पूर्ति करना आदि को कौन सी विधि कहते हैं? तो ये है फ्लैश कार्ड विधि। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है, तो वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। वाचिक का मतलब वाणी के द्वारा अभिनय करना, तो अलग अलग, जैसे कि कोई अपने पाठ्य पुस्तक में नाटक आया हुआ है, एकांकी आई हुई है, तो उसमें जो अलग अलग पात्र हैं उनके अनुसार हम बच्चों को खड़ा करके और उनसे अलग अलग बुलवाते हैं, तो वो होता है कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, होता है वाचिक अभिनय करना। वाचिक का अर्थ है बोलना। वाचिक अभिनय में शिक्षक ही विभिन्न पात्रों का केंद्र बिंदु होता है। समय में ही विभिन्न पात्रों संवादों को बोलकर भूमिका का निर्वाह करता है। उचित लय व हाव भाव से शिक्षक छात्रों को पाठ के प्रति ध्यान आकर्षित कर सकता है। तो शिक्षक खुद भी कर सकता है और चाहे तो बच्चों से भी बुलवा सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? तो स्वगति का सिद्धांत, जो है वो अपनी गति से बच्चा सीखता है। सन 1968 में अभिक्रमित अनुदेशन का भारत में विकास हुआ। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है। पुनर्बलन का सिद्धांत, ये इसकी विशेषताएं हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की, स्वगति का सिद्धांत, छात्र सक्रियता का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इसमें स्वगति का सिद्धांत अनिवार्य माना जाता है क्योंकि छात्र इसमें अपनी गति के अनुसार सीखता है और पुनर्बलन मिलने पर अगले सोपान में प्रवेश करता है। दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो दोष ये है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता, यानी वो दूर बैठा पढ़ता है तो सीधा उसकी कोई डाउट है तो वो शिक्षक से पूछकर क्लियर नहीं कर सकता, वो उसी समय संवाद नहीं कर सकता। दूरदर्शन प्रणाली में छात्र केवल देख व सुन सकता है, शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ा दोष माना गया है, लेकिन आजकल ऑनलाइन क्लास में ये दोष भी दूर होता जा रहा है। यानी जब हम ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपना जो भी डाउट होता है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये दोष भी अब धीरे धीरे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूर हो रहा है। साहित्य के पढ़ने से विद्यार्थियों को मिलता है, तो उपयुक्त सभी सही होने से ये प्रश्न विलोपित हो गए। सारे ही सही हैं। साहित्य पढ़ने से विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, भाषा का संस्कार और भाषा का शुद्ध बोलना और लिखना आता है, उनको काव्य पाठ की कुशलता आती है, भावनात्मक प्रशिक्षण होता है। चारों ऑप्शन सही होने के कारण आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए, तो सरल से जटिल की ओर, यानी जब भी हमेशा ही इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी को पहले सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके बाद सरल से जटिल की ओर जाया जाता है।
जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है तो दूरस्थ शिक्षा। कामकाजी लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा सबसे अच्छा माध्यम है। जो विद्यार्थी जो भी होता है, जो छोटी उम्र में ही जिसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, वो आगे पढ़ नहीं पाता, तो वो फिर काम के साथ साथ दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपने आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पाठ्य योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक क्या करता है, पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। यदि कोई शिक्षक पाठ्य योजना बनाएगा तो उसे पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना होगा। यदि शिक्षक पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेगा तो उसे समझने में मदद मिलेगी कि छात्रों के समक्ष इस सामग्री को कैसे प्रस्तुत करें कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जा सके। इनमें एक साधन सर्वे दृश्य सामग्री है। तो सर्वे और दृश्य यानी देखना और सुनना किसमें होता है, टेलीविज़न में। टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए सर्वे दृश्य साधन है। रेडियो, ग्रामोफोन व लिंगवाफोन सर्वे साधन है। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो लिंगवाफोन जो होता है वो भाषा शिक्षण में शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। लिंगवाफोन में किसी भाषा के शब्द व वर्ण ध्वनित होते हैं जिससे भाषा के शुद्ध उच्चारण को सीख सकते हैं, लेकिन अफसोस ये हिंदी में अनुपलब्ध है, यानी हिंदी में ये चीज़ उपलब्ध नहीं है लिंगवाफोन। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। तो व्याकरण को पढ़ाने, अव्याकृति सिद्धांत का मतलब है व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। अव्याकृति सिद्धांत का ये मानना है, जबकि सही तो ये है कि बच्चे को पहले व्याकरण सिखाई जाए, उसके बाद उसे भाषा का ज्ञान होगा। लेकिन अव्याकृति सिद्धांत की मान्यता ये है कि बच्चे को जो भी भाषा सिखानी है उस भाषा बोलने वाले के पास उसको छोड़ दिया जाए, और जब उसको भाषा आ जाएगी वो, तो उसको व्याकरण अपने आप आ जाएगी। अव्याकृति विधि का ये सिद्धांत है कि अलग से व्याकरण पढ़ाए बिना सीधा पाठ्य सामग्री ही पढ़ाई जाए। जहाँ व्याकरण के बिंदु आ जाएं वहीं पर ही समझा दिया जाए। इससे व्याकरण को अलग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसका एक ही उत्तर होता है। शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस शिक्षण प्रणाली का नाम है। तो ये आप सभी को पता है, ये व्याख्या प्रणाली है जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा। व्याख्यान विधि में शिक्षक ही केंद्र बिंदु होता है और छात्र केवल सुनते हैं और शिक्षक को देखते हैं। ये सबसे पुरानी विधि है। ये विधि अनुपयुक्त मानी जाती है। हालांकि ये विधि सही नहीं है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी जो होता है वो गौण हो जाता है। शिक्षक अपने हिसाब से व्याख्यान तैयार करके आता है और वो पढ़ा के चला जाता है। अगर विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आता या फिर विद्यार्थी की जब तक सहभागिता नहीं होगी तब तक वो ज्ञान उसे ग्रहण नहीं हो पाएगा, तो ये अनुपयुक्त मानी जाती है। हालांकि छात्रों को सक्रिय रखकर इस विधि को भी सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। बीच बीच में अध्यापक अगर छात्रों से संवाद करता रहे, प्रश्नोत्तरी होती रहे दोनों तरफ से, तो फिर ये विधि भी सर्वश्रेष्ठ बनाई जा सकती है। मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली किस पर आधारित है, तो डाल्टन विधि पर। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है, तो जो च वर्ग है वो तालव्य होता है। तो च वर्ग का जो है ज व्यंजन है, तो ज तालव्य है। च वर्ग पूरा और फिर ये स और ये जो होते हैं तालव्य व्यंजन होते हैं। इन शब्दों में विदेशी शब्द है, तो औरत जो है वो विदेशी शब्द है। इन शब्दों में अवयव शब्द है, तो अवयव परंतु जो है अवयव शब्द है। ये वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, कारक, काल आदि से रूप परिवर्तन नहीं होता, अवयव कहलाते हैं। यहाँ परंतु ऐसा ही शब्द है, इसे जहाँ भी रखो परंतु ही रहेगा, इसलिए ये अवयव है। ये पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द वही हो जाएगा। यह जो है यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यह है क्योंकि पुस्तक की ओर इशारा कर रहा है, और वही जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी, वाक्य में काल है, तो कर दी थी आ जाएगा, जहाँ वहाँ पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इनमें से एक पद में संधि तथा समास दोनों है, तो रामानुज जो शब्द है इसमें दीर्घ स्वर संधि भी है और इसमें समास भी है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास रामानुज शब्द है राम प्लस अनुज से बना है, जिसका अर्थ है लक्ष्मण, यानी राम के अनुज, राम के छोटे भाई लक्ष्मण। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, वो कौन सा समास होता है, तो वो होता है अव्ययीभाव समास। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्याहार शब्द में प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस आहार से बना है प्रत्याहार शब्द। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद होगा चित्त प्लस मय, व्यंजन संधि का उदाहरण है ये नियम दे रखा है। यदि क च ट त प के बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए तो क्रमशः क च ट त प बदलकर ण, ये, ण, न और म हो जाते हैं। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है, तो ससुराल में है, ननिहाल में है, ददिहाल में है। तिरपाल जो है वो किसी वस्तु का नाम हो गया, तो इसमें आल प्रत्यय नहीं है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, ये वाक्य है, तो ये मिश्रित वाक्य है,
क्योंकि इसमें 2 उपवाक्य हैं, लेकिन इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इनसे 2 सरल वाक्य नहीं बनाए जा सकते। तो मेरा वह पेन खो गया जो से जुड़ रहा है, तो मिश्रित वाक्य है। यह मिश्र वाक्य है, इसमें एक प्रधान वाक्य मेरा वह पेन खो गया, आश्रित उपवाक्य जो तुमने मुझे दिया था जो से जुड़ा है। हम जानते हैं कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य एवं शेष गौण वाक्य होते हैं। इनमें आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ की, जो, जैसे, यदि, ताकि, क्योंकि से होता है। इनमें स्वर संधि से बना शब्द है, तो दीक्षांत जो है वो स्वर संधि से बना शब्द है। इनमें कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है, तो विभा जो है वो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। विभा का अर्थ होता है चांदनी, पावस का अर्थ होता है वर्षा, पुहुप का अर्थ होता है पुष्प और परास्त का अर्थ होता है आहार। अम्बुज तथा अम्बुधि शब्दों में के अर्थ हैं, तो अम्बुज, अम्बु का मतलब जल और जय का मतलब जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कमल, और अम्बु प्लस धी का मतलब हो गया सागर। पानी के पर्यायवाची शब्दों में यदि हम जय प्रत्यय लगा दें तो कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे, यदि हम धी प्रत्यय लगा दें तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे, और यदि दय प्रत्यय लगा दें तो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। ये नियम बहुत ही सरल है और अक्सर ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ऐसे जो नियम होते हैं उनको विशेष तौर से याद रखना है। कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है, तो आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का मतलब होता है प्रकाश और तम का मतलब होता है अंधेरा, तो आलोक का विलोम है तम। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को कहते हैं छिद्रान्वेषी, यानी जो हमेशा ही दूसरों में सिर्फ दोष ही देखता है वो होता है छिद्रान्वेषी। इनमें एक शब्द शुद्ध है, वह कौन सा है, तो प्रिय दर्शिनी, ये शब्द सही है। स के ऊपर रह लगा हुआ है और नी बड़ी आएगी, प्रिय दर्शिनी। इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, ये शुद्ध वाक्य है। को नहीं आएगा, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, ये भी नहीं आएगा। निवेदन किया से, ये वाक्य सही है। इंद्रनील मणि महा चमक था, सोम रहित उल्टा लटका। पंक्तियों में सोम के 2 अर्थ हैं, इनमें से सही उत्तर क्या है, तो सोम एक तो चंद्रमा जो होता है वो आकाश में लटका रहता है, और एक सोमरस, ये 2 इस सोम के अर्थ हैं। उक्त पद में सोम शब्द में श्लेष अलंकार है। सोम का एक अर्थ है चंद्रमा और दूसरा अर्थ है सोमरस। संवैधानिक दृष्टि से भारत की भाषा हिंदी भारत की भाषा है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, जो 14 सितंबर 1949 को इसको घोषित किया गया था राजभाषा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से। बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग इस वाक्य में हुआ है, तो आसमान में बादल गिरे और बरस पड़े को कोई सा भी सही नहीं है। गलती बड़े बाबू ने की थी और साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़े, ये इस मुहावरे का सही जो है उदाहरण है, सही वाक्य प्रयोग है। बरस पड़ना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, लोकोक्ति का अर्थ है दूरदर्शा होने पर भी अहंकार ना छोड़ना। यानी कई व्यक्तियों में होता है कि चाहे भले उनके कितने ही बुरे दिन चल रहे हों, लेकिन फिर भी वो अपना अहंकार नहीं छोड़ते, तो उनके लिए कहा जाता है कि रस्सी जल गई, यानी इसके अच्छे दिन चले गए, यानी जो इसके पास ऐश्वर्य था, वैभव था, वो चला गया, लेकिन फिर भी वो अपने उस अकड़ को नहीं छोड़ पाता है। इनमें एक लोकोक्ति है, तो थूक कर चाटना, हाथ पैर मारना, घड़ों पानी पड़ना, यानी खासतौर पे जिनके लास्ट में ना आता है वो ज़्यादातर ही क्या अधिकतर ही मुहावरे होते हैं। और कंगाली में आटा गिला, ये एक लोकोक्ति है। प्रेमचंद ने सबसे पहले एक दलित को इस उपन्यास का नायक बनाया, तो रंगभूमि जो उपन्यास है इसमें इन्होंने पात्र सूरदास को इसका नायक, दलित पात्र सूरदास को रंगभूमि में नायक बनाया था। प्रेमचंद की इस कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है, तो बड़े भाई साहब जो हैं इसमें सरासर सीधे सीधे इन्होंने भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उस पर प्रहार किया है प्रेमचंद जी ने। भारत की महिमा का गीत अरुण ये मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है, तो ये चंद्रगुप्त नाटक से है। इन कहानियों में एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो आर्द्रा जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बिसाती है, पुरस्कार है और आकाशदीप है। पुरस्कार तो जैसे अपने फर्स्ट ग्रेड में शामिल भी है। आर्द्रा कहानी जो है वो मोहन राकेश की कहानी है। तो ये आज के वीडियो में हमने साथियों 50% और देख लिए। आगे के जो 50% हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी साथियों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप जो है वो लगातार अपने इस पढ़ाई के इस दौर में, जब आपकी परीक्षा का समय तय है, तिथि तय है, इस समय में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर जो है वो ध्यान केंद्रित करें। इधर उधर की बातों को, सब कुछ, हर चीज़ को इग्नोर करके इस समय और सिर्फ आप अपनी तैयारी को ही सर्वोपरि रखें। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको आत्मनिर्भर होना है, अगर आपको अपने अच्छे दिन लाने हैं, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो साथियों सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर होना होगा। और उसी कड़ी में आप चल रहे हैं तो आत्मनिर्भर आप ज़रूर होंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जिस पद को डिजर्व करते हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग भगवान आपको ज़रूर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।